2025 बहुत ही खराब साल होने वाला है। तो मेष राशि के अंदर क्या है, जून तक का जो पीरियड है ना आपका, वो थोड़ा संतोषजनक नहीं है। वृष राशि की बात करें तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र अच्छा है, जो कि पैसे के लिए, धन दौलत के लिए अच्छा है। मिथुन वालों की जो स्थिति है, थोड़ी सी उथल पुथल जरूर यहाँ पे रहने वाली है। कर्क राशि वालों का एंडिंग साल अच्छा है। ओवरऑल अगर सिंह राशि की बात करी जाए तो मैरिज लाइफ पे थोड़ा सा पति या पत्नी की हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। कन्या राशि की बात करेंगे तो बुध व्यापारी है, तो व्यापार के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि के ऊपर कोई बुरा ग्रह नहीं है। वृश्चिक राशि वालों को खुश होना है कि आपके ऊपर 2025 पॉजिटिव है। धनु राशि वालों के लिए थोड़ी चिंता है। मकर राशि वालों को 29 मार्च से फ्री। कुंभ राशि के ऊपर पैरों पर शनि की 7.5 आएगी, तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। मीन राशि वालों के लिए कष्ट है। तो ये थी 12 राशियों की आपकी 2025 की स्थिति। नमस्कार, धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं, और आज हम किसी संत को लेकर नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, आज हम एक विद्वान को लेकर आए हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, उस विषय का आपके जीवन में बहुत गहरा प्रवेश है। वो विषय आपको हर दिन मार्ग दिखाता है। उस विषय की इतनी महिमा है कि वेदों में उसके बारे में बताया गया है। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का ज्योतिष से सीधा संबंध है। लेकिन क्या ये वही ज्योतिष है जो वेदों में लिखा है? क्या ये वही ज्योतिष है जिसको हम आप आजकल अखबारों में पढ़कर समझते हैं, या यूट्यूब पर देखते हैं, या टीवी पर देखते हैं? क्या वेदों में लिखा ज्योतिष अलग था और जो आज फलित ज्योतिष, यानी जिससे भाग्य आजकल बांचा जा रहा है, वो अलग था? ये सारे इतने गूढ़ विषय थे, और चूंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है टीवी में अपने कैरियर के दौरान कि मैंने ज्योतिष और विज्ञान की बहुत सारे विमर्श करवाए हुए हैं, तो आज मेरे में प्रश्न था कि मैं ऐसे विद्वान के पास पहुंचूं जो मुझे ज्योतिष के बारे में सब कुछ बता पाए। क्योंकि जब मैं ज्योतिष कहता हूं तो सीधे आपको लगता है कि आपके भाग्य की बात होने जा रही है, लेकिन ज्योतिष केवल इतना नहीं है। उन विद्वान का अगर मैं परिचय दूं, उनका पूरा नाम पंडित हरि सिंह रावत है। उनको हम एच एस रावत जी के नाम से जानते हैं। पिछले 38 सालों से वो ज्योतिष के क्षेत्र में सक्रिय हैं, और उनको हम विभिन्न चैनलों, आस्था और तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखते आए हैं। लेकिन उनकी जो ज्योतिष को प्रसार देने का जो कार्य है, वो बहुत बड़ा है। वो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, उनकी किताबें हैं, उनको सैकड़ों अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा वो यूट्यूब पे भी अपनी चीज़ों को बनाते हैं, यूट्यूब पे भी लाखों लोग उनको देखते हैं। तो इस साक्षात्कार की शुरुआत ज्योतिष को समझने, 2025 के मूल्यांकन के साथ भी इस पूरे वीडियो में करेंगे। तो गुरुदेव, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बब्बे जी। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ जी गुरु जी, और ज्योतिष के क्षेत्र में आपका अमूल्य योगदान है। बहुत लोगों का रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ क्योंकि जब से हमने इस सोशल मीडिया या टीवी को देखा है, तब से आप एक प्रमुख चेहरे के तौर पे रहे हैं जी। तो मेरा सीधा सवाल आपसे होगा गुरुजी कि ज्योतिष क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न बब्बू जी। आप तो एक बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकार भी हैं। ज्योतिष ज्योति प्लस ईश, ज्योति प्लस ईश, यानी अगर मैं ज्योतिष का विच्छेद कर दूं, संधि विच्छेद जी, ज्योति प्लस ईश का मतलब है ज्योतिष का ईश्वर, स्वामी, ज्योतिष, ज्योति का स्वामी। अच्छा। यानी लॉर्ड ऑफ द लाइट। अरे वाह। ये जो लाइट है ना जी, इसका लॉर्ड कौन है? यानी उसका ईश्वर। यानी जो हम ये अंतरिक्ष में लाइट देख रहे हैं, ये सूर्य की लाइट देख रहे हैं, चंद्रमा की जो लाइट देख रहे हैं, बृहस्पति की जो लाइट देख रहे हैं, ये जो हमारे पास रोशनी आती है, इसको कोई चलाता है, इसके स्वामी को हम ज्योतिष बोलते हैं। इसका मतलब ये लाइटों का, इनकी गतियों का, इनके प्रभाव का कोई ना कोई कनेक्शन भगवान के साथ है। यानी प्रकाश, प्रकाश, यानी लॉर्ड ऑफ द प्रकाश, प्रकाश के स्वामी को ज्योतिष बोलते हैं। इस प्रकाश की कैलकुलेशन जो है उसको ज्योतिष बोलते हैं। उस प्रकाश का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है, उसको हम ज्योतिष बोलते हैं। और ये व्याख्या, मैं सच कहूं, मैं जैसे मुझे लग रहा मैं पहली बार सुन रहा हूं, क्योंकि अब तक हम ज्योतिर्लिंग सोचते थे, वहां भी ज्योति होती थी, वहां भी शिव होते थे, पर प्रकाश की गणना अब हम पढ़ते हैं कि वेदों में यह कहा गया कि ज्योतिष का जो गणित है वो ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए था।
तो आखिर किस तरह वेदों में ज्योतिष की क्या भूमिका है? बिल्कुल, मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। जी। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी को जब आप अध्ययन करेंगे तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी में आ जाएंगे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बेसिकली, जी। और मेरे दिमाग में भव्य जी ये था कि ये ब्रह्मांड क्या है। इसकी वजह से मुझे साइंस में जाना पड़ा और इसको मैं जानना चाहता था, खगोल शास्त्र को। और इस खगोल शास्त्र का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है, इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है, इन ग्रहों के साथ क्या संबंध है, 84 लाख योनियों का इनके साथ क्या संबंध है। इसका मतलब जो अंतरिक्ष में घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं का सीधा सीधा इस पृथ्वी लोक और इन लोकों के साथ है, धूलोकों के साथ है, 84 लाख योनियों के साथ लिंक है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ऊपर कोई घटना घटित होगी अंतरिक्ष में, उस घटना का प्रभाव हमारे शरीर पर होगा। क्यों होगा? हाँ, वो मैं समझाता हूँ, वही तो समझाऊंगा मैं आज। आपके एक एक प्रश्न का साइंटिफिक जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप देखिए कि जैसे ये एक मोबाइल सेट है जी। राइट, ये खाली कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किसी टावर के साथ अटैच्ड है और वो विजिबल नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। इसका मतलब इसके चारों तरफ कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ तो है, तार से नहीं जुड़ा हुआ लेकिन ये किसी रेस से जुड़ा हुआ है। अगर टावर के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाए, वहाँ सिग्नल वीक हो जाए, तो ये इसके सिग्नल वीक हो जाएंगे और ये डिप्रेशन में आना शुरू हो जाएगा। तो शरीर मोबाइल है? शरीर मोबाइल है, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि शरीर मोबाइल है जी। और यहाँ पर हमारे रडार लगे हुए हैं, इस पे ब्रह्मरंध्र के ऊपर, यहाँ ब्रह्मरंध्र जो होता है, जी। सहस्रार जो चक्र होता है, ये लिंक है हमारा 9 ग्रहों के साथ ऊपर अंतरिक्ष में। उनमें ऊपर गति अतिचार होती है, गति धीमी होती है, उसका प्रभाव हमारे थिंक टैंक पे आता है सीधा सीधा। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड, जी 9 ग्रह, 27 नक्षत्र से जी। आप सब कुछ बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, सब कुछ ही बताएंगे हम आपको। कैसे? हाँ, वही मैं बताऊंगा। जी। वेद का एक वाक्य है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रहों की गति है, वो ग्रह हमारे शरीर के साथ यहाँ अटैच्ड है। हमारे शरीर के साथ ये शरीर 12 राशियों में बटा हुआ है, ये 27 नक्षत्रों में बटा हुआ है, और ये हमारे 7 जो ग्रह हैं मैटरलाइज भौतिक पिंड, उनके साथ भी ये बटा हुआ है। हर पार्ट्स पर एक एक ग्रह का प्रभाव है। जैसे कि ये है हमारा पूरा इतना, ये सिर है जी, ये पूरा ऊपर का हिस्सा, जी। ये पूरा की पूरा ये प्रभाव मेष राशि पे आता है इसको मंगल प्रभाव डालता है। अच्छा। अब अंतरिक्ष में अगर मंगल प्रभाव करेगा, अंतरिक्ष में मंगल कमजोर हो गया, जैसे आजकल नीच चल रहा है, तो ब्रेन पे इफेक्ट आ जाएगा। चेहरा हमारा 2 नंबर की राशि प्रभाव डालती है। अच्छा। ये 2 नंबर की आंख, नाक, चेहरे की खूबसूरती, ये 2 नंबर की राशि पर होती है, उसका स्वामी शुक्र होता है। अंतरिक्ष में अगर शुक्र किसी बुरे ग्रह के साथ अपना संपर्क स्थापित करेगा तो आपके चेहरे पे चोट लग जाएगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपके नाक दांत टूट जाएगा कोई ना कोई, आपका माथा फट जाएगा। और हम बता देते हैं कि इस समय पर शुक्र इस समय चोट वाले ग्रह के साथ गति कर रहा है अंतरिक्ष में, आपके सिर पे चोट लगेगी या आपके चेहरे पे चोट लगेगी। 3 नंबर ये हमारा गला जो होता है, 3 नंबर ये बुध प्रभावित करता है इसको। अगर ऊपर 3 नंबर की राशि ऊपर बुरा ग्रह चल गया तो आदमी सुसाइड कर जाएगा यहाँ से, या उसका गला काट दिया जाएगा, या वो खुद कहीं ना कहीं फांसी लगा लेगा, या गले में कैंसर हो जाएगा, गलघोंटू हो जाएगा, टॉन्सिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वहाँ पर वो ग्रह आपस में को रिलेशन करते हैं, बुरी स्थिति में आते हैं तो शरीर पे बुरा होता है अचानक। जैसे छाती है, 4 नंबर की राशि है, फेफड़े हैं, और 4 नंबर की राशि पे वहाँ पर ऊपर कोई बुरे ग्रह आ गए तो आपकी छाती के ऊपर लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगा, टीबी की बीमारी हो जाएगी, कोरोना हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी। और ज्योतिषी बता देता है कि फलानी तारीख के बाद 4 नंबर की राशि पर शनि का मूवमेंट आएगा, फलाने ग्रह का मूवमेंट आएगा, आपको छाती से संबंधित बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। 5 नंबर हार्ट को प्रभावित करता है।
अब 5 नंबर की राशि में जैसे ही कोई ग्रह आएगा और सूर्य प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं किसी ऐसे ग्रह के संपर्क में आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि इस समय हार्ट अटैक का सीजन आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होंगे ऊपर से। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है ना, ये 12 हिस्सों में बटा हुआ है। जिस हिस्से के ऊपर अंतरिक्ष में जो ग्रह पीड़ित हो जाएगा, वही चीज आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी डैमेज हो जाएगी। या तो कैंसर हो जाएगा, लीवर कैंसर हो जाएगा, आंतों का कैंसर हो जाएगा, आपके घुटनों में तकलीफ हो जाएगी, घुटनों में आपको अर्थराइटिक्स हो जाएगा, पैर कट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। उसकी प्रोडक्शन ऊपर से संचालित होती है, अंतरिक्ष से। तो ये सब बुरा ही क्यों हो रहा है? अच्छा कब होता है? अच्छा भी होता है जी। ये तो मैंने बुरा बुरा बताया, अच्छा भी है। अगर ऊपर मान लो अच्छे अच्छे 2 ग्रह जुड़ गए, है ना, मान लो धन देने वाले 2 ग्रह इकट्ठे हो गए, तो हम बोलेंगे इस समय फलानी राशि वालों को पैसा आने का योग जबरदस्त बनता है, इस समय आपको प्रमोशन का योग बनता है, इस समय आप मिनिस्टर बन जाएंगे अचानक, इस समय आपको अचानक कोई पद बड़ा मिल जाएगा, आप गवर्नर बनेंगे, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनेंगे, कुछ पद मिल जाएगा। तो वो अच्छे ग्रहों की युति बनती है, तो उसको भी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर कुछ इस प्रकार के ग्रह आ चुके हैं कि जो आपको अचानक गेंद देने वाले हैं और अचानक आप कहीं ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाएंगे। तो दोनों चलते हैं, बुरा कॉम्बिनेशन भी चलता है अंतरिक्ष में और अच्छा कॉम्बिनेशन भी चलता है। जब अच्छा कॉम्बिनेशन चलता है तो उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी कर देते हैं, और जब बुरा आता है तो उसकी प्रोडक्शन फिर हम बताते तय लट करते हैं। अब एक मूल सवाल आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये व्यवहारिक पक्ष पे हम आएंगे ही, ब्रह्मांड का अध्ययन हो रहा था, आप भी मैकेनिकल इंजीनियर थे, ब्रह्मांड के अध्ययन, फिर ये फलित ज्योतिष पे कब आ गया? हाँ, ऐसा होता है बब्बी जी, जब आप किसी चीज़ की बनने की क्रिया को समझ जाते हैं कि सूर्य क्यों बना, सूर्य के चारों तरफ बुध क्यों घूमा, फिर शुक्र क्यों घूमा, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्यों घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है, मंगल के चारों तरफ 2 चंद्रमा क्यों हैं। जब हम वैज्ञानिक इस चीज़ को समझता है तो वो ये जानना चाहता है कि इसका इफेक्ट कहाँ है, इसका इफेक्ट कहाँ है और ये किस चीज को पृथ्वी के ऊपर प्रभावित कर रहे हैं। मान लो पूर्णिमा का चांद होता है, पूर्णिमा का चांद देखा खिला हुआ, और उस समय इस तरह की पत्तियां खिल रही हैं, खुशबू फेंक रही हैं। तो अश्विनी कुमार जो वैद्य थे, उन्होंने देखा कि इनमें जो खुशबू आ रही है तो दवाई बड़ी जबरदस्त बनेगी। उन्होंने उसको तोड़ लिया और वो पूर्णिमा की चांद के दिन ही उस दवाई को तोड़ा और किसी को खिलाया, तो संजीवनी बन गई हो। इसका मतलब इन ग्रहों का प्रभाव हमारी वनस्पति, हमारी प्रकृति, हमारे जल, हमारे थल, हमारी वायु, इन सब पर प्रभाव उन्होंने धीरे धीरे स्टडी किया। ऋषियों ने योग बल के माध्यम से ध्यान में जाने के बाद उन लोगों ने इस बात को समझा कि पूर्णिमा का चांद होता है तो वनस्पतियां कैसे खिलती हैं, अमावस्या का जब चांद होता है तो उस समय पर पॉइजन कैसे बनता है, और उस समय कौन कौन सी वनस्पतियों में पॉइजन पैदा होता है, जहर बनता है। जब अमावस्या का चांद होता है तो मनुष्य की जो कलाएं हैं वो कैसे डिप्रेस होती हैं, पूर्णिमा का चांद होता है तो मनुष्य की मनोस्थिति क्या होती है, अष्टमी का चांद होता है तो क्या होता है। तो उन्होंने धीरे धीरे उन कलाओं को समझना शुरू हुआ और उसका पूरा प्रभाव बॉडी पर पाया। उन्होंने जब पूरा बॉडी पर प्रभाव पाया, उन्होंने देखा कि चंद्रमा 28 से 29 दिन के अंदर एक सर्कल में आता है तो मानसिक धर्म आता है। इसका मतलब जो जेनेटिक क्रिया है वो चंद्रमा के द्वारा देखी गई कि स्त्री का मासिक धर्म और चंद्रमा की तिथि के अनुसार करेक्ट उसी टाइम पे आ जाता है, अंग्रेजी तिथि में आगे पीछे हो जाता है। तो उन लोगों ने ये समझा कि जो अंतरिक्ष के अंदर ब्रह्मांड में जो प्लैनेट हैं, उन प्लैनेटों का पूरा की पूरा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर है। उन्होंने योग बल के माध्यम से देखा कि जब 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है तो 9 महीने में 9 प्लैनेट गर्भ के अंदर अपनी हीट और अपनी रोशनी, अपनी तरंगों से, अपनी किरणों से उस बच्चे के पार्ट्स ऑफ बॉडीज को, गर्भ को डेवलप करते हैं। वो योग बल से देखा कि पहले महीने कौन सा, दूसरे महीने शुक्र, तीसरे महीने, चौथे, 5वें महीने, ऐसे देखा। तो ये हमने, हमारे ऋषियों ने, ऋषि पारशर जी ने, वेद व्यास जी ने, ऋषि वशिष्ठ ने, जैमिनी जी ने, भृग ऋषि ने, ये जो हमारे ऋषि हुए, उन लोगों ने ध्यान के साथ उनकी तरंगों को समझा कि ऊपर जो ग्रह भ्रमण करते हैं उनके द्वारा हमारा शरीर संचालित होता है। तो अब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन दोनों में मूल अंतर क्या समझा जाए? एक जो खाली ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा है, एक जो व्यक्तियों पे उसके प्रभाव का, बस, या कुछ और?
जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, एस्ट्रोनॉमी नहीं पता चलेगी, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन नहीं है तो आप फलित ज्योतिष एक्यूरेट नहीं कर सकते। आप खाली तुक्का मार सकते हैं, और आजकल तुक्के बहुत और तुक्के चलेंगे जी। क्योंकि वहां अगर आपको ये पता चल गया कि 1 डिग्री ग्रह इधर घूम गया है तो शरीर के अंदर भी उस डिग्री का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप कभी प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी डिप्रेशन में आते हैं, कभी क्रोध में आते हैं, कभी प्रोग्रेस होती है, कभी लॉस होता है। ये सब कहाँ से संचालित हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम और आप इस समय बोल रहे हैं जी। हम दोनों की वाणी पर ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? आपके ब्रेन पर कौन सा ग्रह बैठा है, आपकी वाणी पे कौन सा ग्रह बैठा है, मेरी वाणी पे कौन सा ग्रह बैठा है? तो हम ये सब डिस्कशन, धार्मिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सारा की सारा खगोल शास्त्र की क्रियाओं से हमारी बॉडी संचालित होती है। जस्ट लाइक रिमोट, ऊपर घटनाएं घटित होंगी, उस रिमोट कंट्रोल से हमारा शरीर संचालित होता है। अब ये हमारी क्षमताएं हैं, और शायद इसीलिए ज्योतिष को विज्ञान कहा गया जी। है कि हम उनको समझ पाएं, समझ कि आज समझने की क्षमताएं बड़ी कम हो रही हैं। तो अब मैं एक चीज पे और आऊंगा, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां। अब ये क्या है, तीनों के कोरिलेशंस क्या क्या हैं, और 12 राशियां क्यों हैं? क्योंकि अगर इंग्लिश के हिसाब से सोचा जाए तो वो भी 9 ग्रह कहते हैं, वो जी। भी 12 महीने कहते हैं। तो ये वहां से जुड़ा है या इसका वेद से कोई संदर्भ नहीं है? नहीं नहीं, वेद तो ब्रह्म ज्ञान है। ऋषियों ने योग बल से, तप बल से इस सृष्टि के सिस्टम को समझा कि ये सृष्टि बनी कैसे, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे जी हुई, जी हाँ। मनुष्य का जीवन कहाँ से आता है, मनुष्य का जीवन बनता कैसे है, 4 तत्व के प्राणी कौन से हैं, 5 तत्व के प्राणी कौन से हैं, 2 तत्व के प्राणी कौन से हैं। ये सब तो हमारी 4 प्रकार की योनियां हैं। उन योनियों को समझा कि भाई अंडज योनि कौन सी है, जंगम योनि कौन सी है, स्थावर योनि कौन सी है, उद्भिज योनि कौन सी है। तो इनको समझा कि अंडे वाली कौन सी है, हाँ बिल्कुल है ना, ऐसे इन चीज़ों को समझा। हाँ। तो उसको समझ करके वेदों में लिखा गया जी। कि आत्मा क्या है, मन क्या है, शरीर कितने दिन चलेगा, ये शरीर बनता कैसे, क्या इस शरीर को मनुष्य एज इट इज बना सकता है? क्या भव्य जी इस समय, इस उम्र पे, इसी स्थिति में, इतने ही वजन में, क्या भव्य जी को तैयार किया जा सकता है? ऐसे 50 भव्य तैयार किए जा सकते हैं क्या? 50 रावत जी तैयार किए जा सकते हैं क्या? ये वेद विज्ञान है। ठीक है। जो कि कृष्ण भगवान ने अपने रूप बहुत सारे बना लिए थे, मेघनाथ ने भी अपने बहुत सारे रूप बना लिए थे कि लक्ष्मण जी कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा असली है। तो ये वेद ये बताते हैं कि 5 तत्वों के अनुपात, 5 तत्वों के अनुपात से मनुष्य के जीवन में कितने परमाणु जल के, कितने पृथ्वी के, कितने वायु के, कितने नभ के और कितने पंचभूत, हाँ। पंचभूतों के अनुपात का जिस योगी को पता होगा वो मनुष्य तैयार कर देगा। नहीं तो हवन में से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा नहीं होते। तो अब इसका ज्योतिष से नाता? अब इसका ज्योतिष के नाता ये है कि जब हम गर्भ के अंदर होते हैं, गर्भ में जिस दिन हमारा फर्टिलाइजेशन होता है उस दिन शुक्र का प्रभाव होता है इसके ऊपर। अच्छा। 1 महीने एक प्लेनेट उस भ्रूण को तैयार करता है, वो है शुक्र। ठीक है। यानी गर्भ के ऊपर शुक्र की किरणें आएंगी। ठीक है। और वो शुक्र अगर अंतरिक्ष के अंदर ब्रह्मांड में मजबूत स्थिति में है तो बच्चा गर्भ के दिन से मजबूत स्थिति पैदा होना शुरू हो जाता है। दूसरे महीने में मंगल का प्रभाव आता है। दूसरे महीने मंगल का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। मंगल ब्लड बनाता है, शरीर के अंदर मसल्स बनाना शुरू करता है। तो दूसरे महीने में भ्रूण में ब्लड बनना शुरू हो जाता है, खून बनता है। अगर मंगल अच्छा हुआ तो इतना पावरफुल, शक्तिशाली योद्धा जिसकी मसल्स बड़ी मजबूत होंगी, ऐसा बच्चा गर्भ में उसकी नींव रख जाएगी। तीसरे महीने बृहस्पति का प्रभाव होता है। बृहस्पति जब अपना प्रभाव डालता है तो ऊपर से दिव्य आत्माएं गर्भ में प्रवेश करती है। तीसरे महीने बच्चा गर्भ में, उसमें आत्मा का वास आ जाता है। इसलिए तीसरे महीने एक संस्कार होता है, उसको बोलते हैं सीमंतोनयन संस्कार। एक होता है पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन, गर्भाधान। 3 संस्कार हमारे गर्भ के समय पे ही होते हैं कि हे प्रभु
अच्छा बच्चा आ जाए, अच्छी आत्मा कोई आ जाए। अब इतनी गणनाएं कोई करे तब तो आबादी कम हो जाए देश की। चक्रवर्ती राजा, जी पहले चक्रवर्ती राजा, उनके नवरत्नों में एक ज्योतिषी होता था जी। और वो इस चीज़ की जानकारी देता था कि महाराज बच्चा पैदा करना है, चक्रवर्ती राजा पैदा करना है, तो हम गणना देंगे आपको और उस गणना के आधार पर आप बच्चा पैदा करिएगा। जो इंद्रजीत होगा, और इंद्रजीत हुआ मेघनाथ। और बहुत बड़ा ज्योतिषी था रावण, और बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य भी रावण था। उन्होंने मंदोदरी को जब कंसीव किया था तो मेघनाथ को इसी प्रकार से तो अब मुझे चक्रवर्ती अगर बनना हो जी, तो मुझे ये बताइए कि ये 12 जो राशियां हैं, नवग्रह हैं, कुंडली है, अभी हम कुंडली पे आए नहीं हैं, अब इनका क्या रिलेशन है? पहले तो ये इनको सरल भाषा में आज के युवाओं को समझा दीजिए कि सरल भाषा में मैं समझाता हूँ। जी जी। हमारा एक सूर्य है, सूर्य अपनी जगह पे मूव करता है सिर्फ, ये आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा। हाँ। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग है, ग्रह घूमते हैं ऐसे, अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। सूर्य का परिक्रमा मार्ग 12 हिस्सों में बटा हुआ है और वो 12 हिस्से राशियां बोली जाती हैं। अच्छा। जैसे अगर आप एक परिक्रमा करने के लिए जाओ, आपको 12 मंदिर मिले रास्ते में। हाँ मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। बिल्कुल। इनके नाम जो पड़े हैं वहाँ, जैसे एक राशि है मेष, तो मेष जैसे मेष होती है, मेढ़ा होता है, बिल्कुल हाँ। उसके जैसी शक्ल के तारों का एक झुंड है वहाँ पर। और उस एरिये का जो प्रभाव है वो मेढ़े जैसे स्वभाव का प्रभाव है उस ब्रह्मांड में। अच्छा, तो जैसे मीन हुआ तो मछली जैसा स्वभाव है, तुला हुआ तो तुला जैसा स्वभाव है, शेर हुआ तो शेर जैसा स्वभाव है। ये 30-30 डिग्री पर फिक्स हैं जी। ये ब्रह्मा जी ने बनाए, यानी हर 30 डिग्री पर एक राशि है, फिर 30 डिग्री पर एक राशि है, फिर 30 डिग्री पर एक राशि है। तो वो जो 30 डिग्री का एरिया है वो स्वभाव आप जैसा है। अब मान लो आप बैठे हैं यहाँ जी, तो ये एरिया आपका 30 डिग्री का। मैं अगर आपके यहाँ से निकलूंगा तो आपको नमस्ते करते हुए धार्मिक सोच के साथ निकलूंगा, राइट जी। अब हमारे सामने लाइटमैन, कैमरामैन है जी उनके वहाँ से निकलूंगा तो लाइट और कैमरा का अनुभव लेके निकलूंगा। वहाँ से आगे किसी बिजनेसमैन या राजनीति के सामने से, ऐसे 12 राशियाँ हैं, वो 12 राशियों पर ग्रह घूमते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं उन्हीं 12 राशियों के ऊपर। ठीक है। वो 12 राशियां यहाँ अटैच्ड हैं हमारे शरीर के साथ। ठीक है। वहाँ मेष राशि है, यहाँ मेष राशि है, जी। वहाँ वृष राशि है, यहाँ वृष राशि है, ठीक है। वहाँ मिथुन राशि है, यहाँ मिथुन राशि है, ठीक है। वहाँ कर्क राशि है, यहाँ कर्क राशि है। ठीक। अगर वहाँ कर्क राशि पे ग्रह खराब होगा हाँ। तो यहाँ मेरी छाती पे तकलीफ आ जाएगी। इसका मतलब जो वहाँ है वो यहाँ है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो ब्रह्मांड में है, ये मिनी ब्रह्मांड बोला है इसको। ये कर्क के बाद भी बता दीजिए, हाँ, क्योंकि कर के लोगों को बाद जानने मैं में बिल्कुल रुचि पूरा होगी। बता देता हूँ। हाँ। वो तो मैंने जनरल बताया था, जी। तो मैंने सिंह तक बताया था। हमारी इंटेस्टाइन जो है आते हैं, ये 6 नंबर की राशि इसको प्रभाव डालती है। अच्छा। कन्या राशि, कन्या। अगर वहाँ कन्या राशि के ऊपर अच्छे ग्रह चलेंगे जी। तो आप अगर शीशा भी खा जाओ, लोहा भी खा जाओ तो भी पच जाएगा। और अगर वहाँ कन्या राशि पे कोई सेंसिटिव प्लैनेट बैठा हुआ है तो आप का पेट दूध नहीं पचा पाएगा। तुला राशि, हमारे उत्सर्जन अंग जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, उनको प्रभाव डालती है। आपने देखा है कितने लोग नपुंसक हो जाते हैं, हिजड़े हो जाते हैं, कितने ही दुराचारी होते हैं और कितने ब्रह्मचारी होते हैं और कितने हमारे सन्यासी बन जाते हैं। बिल्कुल। ऊपर तुला राशि के ऊपर अगर सुशील, ज्ञानी, सभ्य, सदाचारी कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो आपका संभोग में ध्यान नहीं होगा, आप सन्यासी बन जाएंगे, हम लिख देंगे ये सन्यासी बनेगा ये व्यक्ति। ऊपर अगर कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, वासना प्रिय हैं, तो हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति इस तरह की नेचर का होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। 8 नंबर की राशि हमारे गुदा द्वार को, एनस को प्रभाव डालती है, जिनको पाइल्स, बवासीर, फिसर, बवंदर की बीमारियां रहती हैं, ऑपरेशन होते रहते हैं। अगर वो राशि बहुत अच्छी स्थिति में है तो हमें कोई भी गुदा से संबंधित रोग नहीं होगा जीवन में, नहीं तो हम गुदा के रोगों से पीड़ित रहेंगे। 9 नंबर की हमारी हिप्स,
बैक पेन, स्लिप डिस्क, ओके। जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है। कितने लोगों को स्लिप डिस्क होता है, खड़े नहीं हो सकते हैं, बेड रेस्ट चाहिए उनको, तो ये 9 नंबर की राशि, वहाँ 9 नंबर की राशि के ऊपर ब्रह्मांड में अगर ग्रह खराब होगा तो ये कमर दर्द आएगा। हम लिख देते हैं ये व्यक्ति कमर दर्द से पीड़ित रहेगा। अगर वहाँ पर है तो आप 4 मंजिल से भी कूद जाओगे तो अभी आपकी कमर नहीं टूटने वाली। तो 10 नंबर हमारी थाइज जी। और 11 नंबर हमारी पिडलियाँ, अच्छा। और 12 नंबर की जो मीन राशि होती है, हमारे पैर जो होते हैं नीचे के, उनको प्रभाव डालती है। नीचे से पैर कट जाते हैं, कईयों के घुटनों से कट जाते हैं, कोई नीचे से कट जाते हैं, तो उनको हम लिख देते हैं कि इस बच्चे के पैर कट जाएगा किसी वजह से, टायर के नीचे आ गए, ट्रेन के नीचे आ गए, कहीं दुर्घटना में किसी वजह से। तो ज्योतिष में इतना स्पष्ट लिखा जाता है? बिल्कुल लिखा जाता है, इतना ही स्पष्ट लिखा जाता है। हम तो यहाँ तक लिखते हैं कि लेफ्ट साइड आपकी रोशनी खत्म हो जाएगी। हम बता भी देते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड कमज़ोर है, आपकी राइट साइड कमज़ोर है, आपका लेफ्ट कान खराब है, आपका राइट कान खराब है। हम प्रोडिक्शन देते हैं ऐसी। अब आदमी तो डर जाएगा, फिर क्या करेगा? नहीं, डरता नहीं है वो। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह, कनाडा में प्रोडक्शन करते हैं, तो हम बोलते हैं आपको चश्मा लगा हुआ है, तो हम तो देख नहीं पाते उनको। बोले हाँ चश्मा लगा हुआ है। मैं लेफ्ट साइड वीक है, बोला हाँ। तो वो हैरान होते हैं कि इंडिया वाले कैसे बता देते हैं सारी चीज़ें। तो ये हम लिखते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, फिर वो उन चीज़ों से बचाव करता है। मान लो हमने लिखा कि इसको हृदय गति से संबंधित कोई बीमारी होगी, तो वो व्यक्ति अवेयर हो जाता है जी। उसमें लिख देते हैं साथ में उपाय कि आपको सावधानी बरतनी है। तो ये 12 राशि वहाँ हैं जी, 12 राशि यहाँ है शरीर में, ठीक है। तो वो 12 राशि भी 27 हिस्सों में बटी हुई हैं। 30-30 डिग्री की जो 30-30 डिग्री है, हाँ। वो 2.25 हिस्सों में बटा हुआ है। 13 डिग्री 20 कला, 13 डिग्री 20 कला, उसको और बारीक कर दिया गया। ओके। अभी जैसे मैंने कहा चेहरा, हाँ 2 नंबर की राशि चेहरे पर है, जी 1 नंबर की राशि ऊपर मैंने कहा मेष, जी 30 डिग्री की है, 30 डिग्री की है। हाँ। इसमें भी हमने माथा अलग कर दिया, नाक अलग कर दी, और ये आंखें अलग कर दी। नक्षत्रों पर तो हर नक्षत्र एक अंग से जुड़ा है, एक अंग से जुड़ा है। और यही नक्षत्र बता रहा है कि दिवाली कब करनी, होली कब करना है। यही नक्षत्र ये भी बताएगा कि होली कब करनी है, दिवाली कब करनी है, शुभ कौन सा है, अशुभ कौन सा अमावस्या है। कब, और हाँ, वो भी बताएगा आपको। कैसे। वो ऐसे बताता है कि मान लो भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, जी ठीक है ना, तो जब तक रोहिणी नक्षत्र उस रात को नहीं आएगा, जब तक वो हम उसको मानेंगे ही नहीं। हाँ। अब कितनी बार ये विवाद हो जाता है, दिवाली पर भी यही विवाद हुआ, 2 दिन, हाँ। है ना, 2 दिन का हो जाता है। वो इसलिए होता है कि गणनाएं सही नहीं बैठती। अब जो पंचांग के हिसाब से गणना लेके चलते हैं वो सामाजिक तौर पर सही नहीं आती हैं। अब इस बार जो हुआ, हमने कहा 31 को दिवाली मननी चाहिए क्योंकि अंधेरी रात है। पंचांग ने बोल दिया कि नहीं पड़वा को मनाओ, तो वो लोगों ने नहीं माना उसको। तो नक्षत्रों का प्रभाव जो होता है, 27 नक्षत्रों का जो प्रभाव होता है, वो शुभ मुहूर्तों में काउंट होता है। बहुत सारे नक्षत्र इतने शुभ होते हैं बब्ब जी, अगर उनमें यज्ञ करते हो, उनमें किसी चीज का, इन्हीं नक्षत्रों के और तिथियों की वजह से हमारे सवार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये पुष्य योग, ये योग बनते हैं। यानी अच्छी तिथि और एक अच्छा नक्षत्र का, दोनों का और वार का कॉम्बिनेशन हो जाए तो सवार सिद्धि योग, यानी उस समय आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, ऊपर से अमृत वर्षा होती है। अब नक्षत्र के ऊपर मान लो एक नक्षत्र है, मान लो पुष्य नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र, इसके ऊपर उस समय बृहस्पति भ्रमण कर रहा है, 13 डिग्री 20 कला के ऊपर वो भ्रमण करेगा पुष्य के ऊपर। उस समय पर अमृत वर्षा आएगी, उस समय वो अमृत फेंकना शुरू कर देगा, और उस समय उसी नक्षत्र के ऊपर उसका दुश्मन नक्षत्र भ्रमण करे तो पॉइजन बनाना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो ऐसे ये 27 नक्षत्र हमारे शरीर में भी हैं। बिल्कुल। अब हम ये बोल देते हैं इस पार्ट में कैंसर होगा तुम्हारे, या ये पार्ट तुम्हारा खराब हो जाएगा, वो हम नक्षत्रों से कैलकुलेशन करते हैं फिर। तो ये 27 जगह पे बटा हुआ है, बिल्कुल। ये 12 जगह पे 12 बटा हुआ है, हुआ है। और 7 जगह पे बटा हुआ है। ये शरीर हमारा इतनी जगह बटा हुआ है, और इसका सीधा लिंक ऊपर है ब्रह्मांड के साथ, सूर्य के साथ घूमने वाले प्लैनेटों के साथ उसका संपर्क होता है। अब आते हैं कुंडली पे। ये कुंडली क्या होती है? जब बच्चा पैदा होता है, जब गर्भ से बाहर आया, बाहर आते ही अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में
9 की 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, वो कौन कौन सी जगह पर स्थित थी। एक मैप है, नक्शा, ब्रह्मांड का नक्शा कुंडली को बोलते हैं। यानी जब बच्चा पैदा हुआ उस समय पर ब्रह्मांड के अंदर ग्रह, नक्षत्र और राशि कौन कौन सी जगह पर कितनी डिग्री पर कितनी गति से चल रहे थे और स्थित थे, उस कैलकुलेशन को कुंडली बोलते हैं। और फिर उससे जीवन कैसे जुड़ा है? उससे जीवन ऐसे जुड़ा होता है कि जैसे अब हम सामने हैं दोनों, हमारे ये फोटो खींचे, अब उस फोटो को आप जितना मर्जी इनलार्ज करते चले जाओ, फोटो वही रहनी है। मेगापिक्सल उसके बाद में फट सकती है, लेकिन फोटो तो वही रहनी है ना। हमारे कान का साइज चेंज नहीं हो सकता। तो जैसे बच्चा पैदा होता है, गर्भ से बाहर आता है, तो ब्रह्मांड की पहली फोटो खिंचती है उसकी। कुंडली पहली फोटो, कुंडली पहली फोटो होती है। और उस फोटो को फिर आप जितना मर्जी इनलार्ज करेंगे तो हम बता देंगे कि ये बच्चा इस फोटो के अनुसार खरबपति बनने वाला है। तो इसका मतलब गर्भ से बाहर आते ही अंतरिक्ष फोटो खींचता है, सूर्य फोटो खींचता है। सूर्य की रोशनी आके जैसे ही वो गर्भ से बाहर आएगा, उस समय की कैलकुलेशंस हमारे पास होती हैं। उस समय कौन कौन से ग्रह, अच्छे ग्रह कितनी गति से और पावरफुल स्थिति में, उस पर हम लिख देंगे बृहस्पति बड़ा पावरफुल है, चंद्रमा बड़ा पावरफुल है, सूर्य बड़ा पावरफुल है, सूर्य पावरफुल है, ये तो राजा बनेगा, किंग बनेगा, ये संत बनेगा, फलाना बनेगा, ढिकना बनेगा, स्टार बनेगा, फिल्म स्टार बनेगा, क्रिकेट स्टार बनेगा। ये सब चीज़ें फिर हम ग्रहों के स्वभाव हमें पता होता है, उससे लिख देते हैं। अब एक समस्या जो अभी समाज में है, जैसे मेरी माता जी को नहीं पता है, अमावस्या थी, पूर्णिमा थी, पानी बरस रहा था, ऐसे केसेस में कैसे कुंडली बने? ऐसे केसेज में एक विद्या और है जी, हस्तरेखा। अच्छा, हस्तरेखा देख करके आपकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ निकल जाती है। अच्छा, हाँ जी, इतना पावरफुल है? इतना पावर। आपके हाथ को देख करके आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके माता पिता का नाम, हाँ, आपकी शादी कब हुई, आपके कितने बच्चे हैं, पत्नी का नाम, अगर एक शादी हुई है तो एक, दो आएगी तो दो आ जाएंगे इसमें। ये हाथों की रेखाओं में ये सब लिखा है? हाथों की रेखाओं से पता चलता है। इसी को देख करके कुंडली बन जाती है। ऐसे ऐसे साउथ इंडिया के अंदर जी कई ऐसे ज्योतिषी हैं, नाड़ी ज्योतिष वाले भी हैं, जो थंब इम्प्रेशन, इस थंब इम्प्रेशन को देख करके खाली अंगूठा का इम्प्रेशन लेंगे, इसी से आपका पूरा डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय सब निकल के आ जाता है। इन हाथों की लकीरों में ना आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, मृत्यु का समय सब लिखा हुआ है इसमें। ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ज्योतिष में हम कुछ अंतर भी पाते हैं जी। कई बार हम वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वो पूछता है कि किस विधि से बताएं। जी जी जी। क्या मूल अंतर है? मूल अंतर यह है कि एक तो 15 दिन का हमारे महीने में फ़र्क होता है। बिल्कुल। हम कृष्ण पक्ष से अपने महीने की शुरुआत करते हैं और वो शुक्ल पक्ष से करते हैं, तो 15 दिन का फ़र्क आ जाता है सिर्फ। एक तो ये फ़र्क आता है जी। दूसरा, उनकी कुंडली बनाने में और हमारी कुंडली बनाने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अच्छा। हमारे यहाँ पर भाव फिक्स होते हैं, घर फिक्स होते हैं कुंडली में, राशियाँ घूमती हैं। उनके वहाँ पर राशियाँ फिक्स होती हैं, भाव घूमते हैं। अच्छा। बात एक ही है। हाँ। बस कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, इतना फ़र्क आता है। और वहाँ पर दक्षिण भारत के अंदर जो ऋषि हुए, उन्होंने हस्तरेखा पर, नाड़ी ज्योतिष पर, इन सब चीज़ों पर शोध ज़्यादा किया। हमारे दक्षिण भारत में ऋषि पाराशर, ऋषि भृग, इन सब का ज़्यादा बोलबाला था। हाँ। और उधर दूसरे ऋषियों का था जी। तो इसलिए ऋषियों में भी हमेशा कंपटीशन रहा है। ज्ञान दोनों का सेम ही है, वैदिक ज्योतिष सेम है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब एक आपने कहा कुंभ, उसने कहा कैप्रिकॉर्न, अब इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है कि हम भारत में तो शायद ल्यूनर एक्टिविटी, चंद्रमा की गतियों से देखते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड में इंग्लिश की जो राशियां हैं, एरीज हो गई, पाइसेस हो गए, वो किस तरह इसको देखते हैं? वो सूर्य की गति से देखते हैं? एक्चुअल में उन लोगों ने जो ज्योतिष सीखा या न्यूमरोलॉजी सीखी, वो हमारे यहाँ से सीख के गए। ठीक है। लेकिन एज इट इज़ अगर वही चीज़ कॉपी कर देते वहाँ पर, तो फिर तो हिंदुस्तान की जय जयकार हो जाती। उन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि सूर्य एक महीने एक राशि पर रहता है, तो उनके हिसाब से एक महीने में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, लाखों बच्चे, उनकी एक ही राशि होगी।
अच्छा। हमारे यहाँ इसको बहुत बारीक कर दिया 1 महीने में। हमारे यहाँ बारीक इसलिए कर दिया कि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि पर रहता है, तो 2.25 दिन और महीने के में तो बड़ा फर्क आ जाएगा। तो 2.25 दिन पे राशि बदल जाती है? 2.25 दिन पर राशि हमारे यहाँ चंद्रमा की राशि होती है, मून साइन, वो बदल जाती है, और मून साइन एक्यूरेट होती है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है बहुत लोगों को। बड़ा जी। यानी मून साइन जो है वो 2.25 दिन और उनका 1 महीने। यानी अब जनवरी में जितने बच्चे पैदा होंगे सबकी एक ही राशि चलेगी। उनके हमारे यहाँ जनवरी के अंदर जितने बच्चा पैदा होंगे वो 12 राशि बदल जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा 1 महीने में 12 राशियों में भ्रमण कर लेता है। अच्छा। तो इसलिए मून साइन बहुत एक्यूरेट है। मून साइन से दशाएं चलती हैं, मून साइन के ऊपर 7.5 चलती हैं, मून साइन के ऊपर शनि की ढैयाएं चलती हैं। मून साइन से हमारा जीवन प्रभावित होता है, मून साइन से हमारे मन की गति प्रभावित रहती है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, एक तो आपने बताया शरीर पे उनके भाग हैं, शरीर पे उनका प्रभाव है, पर ये 9 ग्रहों के क्या क्या मूल चरित्र हैं, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, सूर्य जो है जी। ये ग्रहों का राजा है, यानी ग्रह को यही घुमाता है। ये अपनी एक्सिस पे घूमता है तो सारे ग्रह घूमते हैं। बिल्कुल। तो सूर्य ग्रहों का राजा होने के कारण हमारे शरीर में भी सूर्य ग्रहों में राजा है। शरीर के 4 पार्ट्स राजा होते हैं। हार्ट ग्रहों का राजा, मतलब शरीर का राजा है ये हार्ट। बिल्कुल। आंखें और पेट और हड्डियां। अगर हड्डियां ना हो तो आदमी एक गठरी की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। पेट ना हो तो कुछ चलेगा नहीं, हार्ट ना हो तो चलेगा नहीं, आंखें ना हो तो दिखेगा नहीं। तो 4 पार्ट्स हमारे शरीर के राजा हैं। ये सूर्य चालित है। सूर्य से चलते हैं। ठीक है। अगर सूर्य ऊपर कमजोर हो गया तो हमारे 4 पार्ट्स प्रभावित होंगे। या तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, या पेट या आंखें कमजोर होंगी, चश्मा लगेगा, या हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। फिर बुध आता है बगल में। ऐसे ही बगल में बुध आता है। बुध एक सैटेलाइट प्लैनेट है। उपग्रह नहीं, सैटेलाइट प्लैनेट है। सैटेलाइट मीन्स ऐसे समझो कि जैसे हमारी सैटेलाइट के संपर्क होता है ना टावर के साथ, ऐसे बुध वाणी और मेमोरी, ऊपर से अंतरिक्ष में जो मेमोरी है उसको ये लेके आता है, हमारे दिमाग से जोड़ता है, और फिर हम उससे बोलते हैं। हाँ। और चमड़ी जो बनाता है ये, जी जी, इसका मतलब बुध मेमोरी, चमड़ी, आंतें और वे ऑफ टॉकिंग वाणी। अगर किसी का बुद्ध खराब है तो वो हकला हो जाएगा। अगर किसी का बुद्ध खराब है तो वो लॉस ऑफ मेमोरी होगी उसकी। बुद्ध खराब है तो उसको ल्यूकोडर्मा, दाद, खाज, खुजली, ये सब रहेगा। अच्छा। तो बुद्ध हमारी इतनी चीज़ों को प्रभाव डालता है शरीर के ऊपर। ठीक है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा हमारे मन को प्रभाव डालता है, और मन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जिसका चंद्रमा फेल हो गया उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका देखने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका सूंघने का तरीका और खाने के तरीके ये चेंज हो जाते हैं, सुनने के तरीके। यानी आपने देखा होगा कई लोग पागल जो होते हैं, साइको होते हैं, मेंटल अपसेट रहते हैं, ये सब मून के कारण होता है। अच्छा। तो मन को कमांड करता है मून। इसलिए हम क्या करते हैं, जब बच्चे को हम बाहर लेके आने की कोशिश करते हैं, गर्भ का डिलीवरी मुहूर्त निकालते हैं, तो उस समय मून को बहुत मजबूत स्थिति में देखते हैं। जीवन में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा अगर मजबूत हो गया तो आपकी 5 इंद्री और 5 कर्मेंद्री ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। स्वाभाविक जी। और सूर्य हमारी आत्मा को चलाता है, 5 प्राण, 5 प्राणों को सूर्य चलाता है। अगर सूर्य मजबूत हुआ तो आपकी जो शरीर की स्टेबिलिटी है, आपकी आयु है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी मजबूत आयु रहेगी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मंगल हमारे शरीर के अंदर पावर, हाइड्रोलिक सिस्टम, मसल्स, अच्छा, और शरीर में जो खून होता है, रेड सेल्स, उस सब को मंगल प्रभावित डालता है। कैंसर होगी तो मंगल की वजह से होती है, ब्लड कैंसर। ओके। अगर मंगल आपका कमजोर हो गया, बुरे ग्रहों के साथ युति में आ गया, तो ब्लड कैंसर हो जाएगा आपको। चंद्रमा भी वाइट सेल्स का कारक होता है, चंद्रमा पीड़ित होने पे वो भी तब कैंसर हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा शुक्र है, वो जेनेटिक ऑर्गन्स को प्रभाव डालता है। आदमी नपुंसक हो जाता है, हिजड़ा हो जाता है, वो शुक्र के कारण होता है। शनि हमारे नर्वस सिस्टम का कारक है।
नस नाड़ियाँ जितनी भी हैं वो सब शनि के द्वारा संचालित हैं। अगर शनि वीक होएगा तो आपको अर्थराइटिक्स हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका सर्वाइकल हो जाएगा, आपके मसल्स में प्रॉब्लम्स आएगी, आपको माइग्रेन हो जाएगा। ये सब बीमारियां सब शनि के द्वारा होनी शुरू हो जाती हैं। बृहस्पति लीवर को मैनेज करता है। अच्छा, अगर बृहस्पति कमजोर हुआ ऊपर अंतरिक्ष में तो आपको लीवर डैमेज हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा आपको, और धन अस्त व्यस्त, ज्ञान अस्त व्यस्त, यानी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। आपने देखा होगा कई लोगों को स्पीच देते हैं, बोलना शुरू कहीं करते हैं, ख़त्म कहीं और करते हैं। गुरु कमजोर होता है। गुरु कमज़ोर होता है उन लोगों का, उनकी कंटिन्यूटी नहीं होती अपने सब्जेक्ट के ऊपर, वो सब्जेक्ट से भटकते रहते हैं। यानी रामायण की चौपाई से शुरू करते हैं और महाभारत पे जाके छोड़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आती है। तो ये हमारे जो 7 ग्रह हैं ये भौतिक पिंड है, तो हमारे शरीर को प्रभाव डालते हैं। तो अब हम तो ये सुनते हैं भाई शुक्र है तो पैसा बहुत होगा, हम तो ये सुनते हैं बुध है तो वाणी की बात की ही जाती है, लेकिन आपने चूंकि इसे शरीर से जोड़ा है और भौतिक जगत में व्याख्याएं बड़ी अलग हैं। शनि की ढैया लग गई तो परेशानी शुरू हो जाएगी, कर्जा नहीं मिटेगा। क्योंकि एक दौर टीवी में ऐसा भी रहा गुरुजी जब शनि के नाम पर बहुत कुछ हुआ जी, ठीक है। और अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां सोशल मीडिया पे बहुत सारे ज्योतिषी ये आपको समझाने में लगे हैं कि आप सुपर रिच हो जाएंगे, अल्ट्रा रिच हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ऐसे प्रचार हम दिन भर देख रहे हैं। तो ये उन चीज़ों से कैसे जुड़ता है? देखिए ये सिर्फ इस समय व्यूज़ और टीआरपी का खेल है। अपने व्यूज़ लेने के लिए सोशल मीडिया पे 4 पैसे कमाने के लिए आप इस तरह की भ्रमित बातें करते हैं, जबकि इनका कोई आधार नहीं है। आधार वही है कि अगर आपका ग्रह अंतरिक्ष में बलवान होगा तो ही आपके शरीर में वो चीज़ बलवान होगी, तो ही आपके पास बहुत पैसा आएगा। बिल्कुल, टोटकों से पैसा आने वाला नहीं है, क्योंकि जिस समय आप पैदा हुए थे, जिस समय आपकी फ़ोटो खींची थी, पैसा तो उसी समय लिख गया था आपका कि आप कितना पैसा कमाएंगे, आपका भाग्य कैसा है। गर्भ में अभिमन्यु का लिख गया था भाग्य। तो अब जब आपके पास कोई समस्या लेकर आता है तो आप उसे उपाय नहीं बताते? बताते हैं। तो फिर उपाय क्या है? वो उपाय मतलब, उपाय का मतलब उपाय करने से क्या फर्क पड़ता है? इतना फर्क पड़ता है जैसे कि ये मैंने एक नग पहन रखा है जी, ये एक पुखराज है, ये येलो कलर को यहाँ पर थ्रो कर रहा है मेरी ऑरा में, बिल्कुल, क्योंकि बाकी के ये 6 कलरों को अंदर एब्जॉर्व कर रहा है। येलो कलर मेरे चारों तरफ अगर रहेगा तो येलो कलर बृहस्पति 5 चीज़ों को बढ़ा देता है। ये बृहस्पति का पुखराज होता है। बिल्कुल। येलो कलर अगर बढ़ेगा तो बॉडी में 5 चीज़ बढ़ेंगी। धन बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, भाग्य बढ़ेगा, कैरियर बढ़ेगा और आपका व्यापार की स्थिति मजबूत हो जाएगी। इतनी 5 चीज़ों पर कमांड बृहस्पति की होती है। अब एक गरीब आदमी कैसे पुखराज पहने? वो ना पहने तो हल्दी की गांठ पहन सकता है, अगर वो कपड़े तो पहनेगा ही। अंडरवियर गारमेंट पीले पहन सकता है, पीली शर्ट पहन सकता है। आप साधु संतों को देखें, वो तो कोई पुखराज नहीं पहनते, लेकिन पीले कपड़े तो पहन सकते हैं, है ना। भगवे कपड़े तो पहन सकते हैं। अब मैंने भगवा पहन रखा है जी, तो जरूरी नहीं है कि मैं भगवा कोई मूंगा ही पहनूं, तो ये पहन सकता हूं। तो इससे वो कलर मेरे पे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ये रत्न जो है ये क्या सप्लीमेंट है? क्या है रत्न? ये सप्लीमेंट है जी, कि आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई करते हैं। कि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई होगा, आपका ऑरा हाई होगा। एनर्जी लेवल हाई होगा तो आपकी सोच हाई होएगी, आपके काम करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लोग जो 10-10 रत्न पहने रहते हैं, वो तो ऐसा है कि सभी ग्रहों को मजबूत कर दिया, बुरे को भी कर दिया और अच्छे को भी कर दिया, यानी चांटा भी मार दिया, सॉरी भी बोल दी। लेकिन रत्नों का विज्ञान बड़ा गहरा है। जो ग्रह एट द टाइम ऑफ बर्थ आपका कमज़ोर था, उसकी रश्मियाँ कमज़ोर थीं, उसका कलर आपकी बॉडी में नहीं था, उसी को बढ़ाना चाहिए। क्या अगर वो बढ़ेगा तो जिस समय कमज़ोर था वो आपके लिए मजबूत हो जाएगा। अगर उस समय कोई तकलीफ दे रहा था, उसको अगर आप पहनोगे तो तकलीफ बढ़ा देगा। इसके बॉडी के अंदर कोई चीज़ की कमी हो गई है तो उसको एज ए सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा। ऐसे ही रत्न जो होते हैं बहुत सोच समझ के पहनाए जाते हैं। 9 की 9 पहनने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। आपकी बॉडी में जिस कलर की कमी है, क्योंकि बॉडी कलरों से चलती है, तो उसको हम मजबूत करते हैं। तो
अब हम आते हैं, चूंकि नया साल आ ही गया है जी। 2025, और हम बहुत सारी ऐसी बातें सुन रहे हैं कि 2025 बहुत ही खराब साल होने वाला है। महाभारत जैसी स्थितियां बनने वाली हैं, युद्ध होने वाला है, दुनिया समाप्ति की ओर जाने वाली है, ऐसी तमाम चीज़ें हम सुन रहे हैं। तो 2025 कैसा होने वाला है? देखिए भव्य जी, बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना हिंदी साहित्य में वो अतिशयोक्ति अलंकार है। जी। अपनी बात को, क्योंकि हमारे यहाँ अलंकार दिए हैं, है ना। मैं जब कक्षा में था तो हमारे एक मास्टर हुआ, इसका इस इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे वो मास्टर साहब याद है। एटी सिंह उनका नाम था, रायबरेली में। तो वो डंडे से मार के हिंदी का अलंकार याद कराते थे। और अगर माट साहब कहीं आप इंटरव्यू सुन रहे हो तो आपको नमन है। तो हमें याद हो गया, यमक यमकते सौगुनी मादकता। कैसा तो वो हिंदी के अंदर यही सबसे बड़ी खूबी है कि अलंकार हैं। तो आप उस बात को बढ़ा चढ़ा के कितना बोलना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। लेकिन सच्चाई है कि 2025 बुरा तो है, क्योंकि 6 जून तक मंगल नीच का रहेगा। अच्छा, ये युद्ध का कारक है। दूसरी चीज शत्रु राशि में रहेगा जून तक। अच्छा। और इस बीच में शनि और राहु की युति भी हो रही है। ओ, शनि राहु की युति ये अच्छी नहीं है। ये 18 मई से लेकर के और जुलाई तक है। ये ठीक है। 18 मई से लेकर के करीब 2 महीने का पीरियड है ये। जब जब भी शनि राहु और शनि केतु शनि मंगल की युति होती है तो युद्ध भड़कता है, अव्यवस्थाएं देश में फैलती हैं। जैसे पहले कोरोना आया था जी। उसकी भविष्यवाणी हमने की थी, जी। टीवी चैनलों पे, सभी चैनलों पे की थी। तो वो 2 महीने का पीरियड ऐसा है जो बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो सकता है। उसके बाद वो हट जाएगा। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए युति होती तो हम बोलते कि ये विश्व युद्ध चलेगा 1.5-2 साल 3 साल तक चलेगा। ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो अभी जो युद्ध चल रहे हैं छोटे छोटे यूक्रेन वाले, हाँ। तो इनमें भी वो युतियां बनी थी? इनमें भी लिमिटेड युतियां बनती हैं। जैसे शनि सूर्य की बन गई, युद्ध भड़क गया और चल रहा है, स्टार्टिंग हो गई उसकी। मंगल के साथ युति आ गई 45 दिन के लिए, तो युद्ध चला 45 दिन, फिर वो लंबे समय तक चलता रहा। बीच में आर्मेनिया और उनका भी हुआ था, चला 15-20 दिन, बर्बाद हुए, फिर हट गया। जैसे इजराइल के साथ चला, कुछ समय के लिए हो गया, फिर बंद हो गया। तो ऐसे जो छद्म युद्ध होते हैं वो छोटी छोटी युतियों पे होते हैं। बड़ी युति अभी जो 2025 में आ रही है वो शनि राहु की आ रही है, जो 2 महीने के लिए आ रही है अप्रॉक्सीमेट। इन 2 महीने में जितना भयंकर जो नुकसान हो सकता है वो हो सकता है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। और ये तो हमने 3-4 साल पहले भी बोला था कि 2025 में एक विश्व युद्ध की धुरी बन सकती है। अब ऐसे विश्व युद्ध तो खाड़ी युद्ध में इराक के खिलाफ भी हुआ था, उसमें भी बहुत सारे देशों ने मिलकर के युद्ध लड़ा था, लेकिन वो विकराल रूप नहीं था, क्योंकि उस समय विकराल रूप वाले ग्रह इतने लॉन्ग टर्म थे नहीं। तो ऐसे लॉन्ग टर्म जब बुरी युतियाँ आती हैं ब्रह्मांड में तो उसकी प्रेडिक्शन करते हैं फिर हम। तो बुरा अवश्य 2025, क्योंकि बृहस्पति की अतिचार गति आ रही है इसलिए बुरा है। मंगल नीच का चल रहा है, लंबे समय तक एक ही राशि के अंदर चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा नहीं है। राहु शनि की युति हो रही है, वो भी एक अच्छी युति नहीं है। तो इस वजह से मैं ओवरऑल ये कह सकता हूँ 2025 उतना संतोषजनक प्यारा साल नहीं है। अब चूंकि जो लोग देख रहे होंगे और 2025 को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ ही रही हैं, तो जो 12 राशियां, मैं चाहूंगा भले आप एक एक लाइन में 12 राशियों पे 2025 का क्या असर पड़ने वाला है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो हम बता देते हैं। जी। मेष राशि की बात कर लेते हाँ, हैं। हाँ, ठीक है ना जी। तो मेष राशि के अंदर क्या है कि आपकी राशि का स्वामी 6 जून तक तो नीच अवस्था में और शत्रु राशि में है। इसका मतलब जून तक का जो पीरियड है ना आपका, 6 जून तक का, वो थोड़ा संतोषजनक नहीं है। उसके बाद में फिर सिंह राशि में आ जाएगा, फिर विजय की तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर आपकी पोजीशन अच्छी आती है। और मेष राशि वालों के लिए चौथे भाव में अतिचार गति में बृहस्पति अक्टूबर से उच्च हो जाएगा, तो भी आपके लिए अच्छा है। इसका मतलब मेष वालों को थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। वृष राशि की बात करें तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है ये कहा जा सकता है, क्योंकि आपका शनि लाभ स्थान में पूरे 2025 भ्रमण करेगा, जो कि पैसे के लिए, धन दौलत के लिए अच्छा है। तो वृष राशि वाले खुश हो जाएं। मिथुन वालों की जो स्थिति है थोड़ी सी उथल पुथल जरूर यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि केंद्र के अंदर
शुभ ग्रहों की स्थिति नहीं आती है, खाली एक शनि आता है केंद्र के अंदर। कर्क राशि वालों का एंडिंग साल अच्छा है, यानी साल के एंड में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं। स्टार्टिंग में जून तक, क्योंकि आपका मंगल नीच का आपकी राशि में रहने वाला है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी करनी पड़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य तो हर महीने अपनी एक राशि बदल लेता है। लेकिन ओवरऑल अगर सिंह राशि की बात करी जाए तो मैरिज लाइफ पे थोड़ा सा पत्नी या पत्नी की हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, बाकी बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं अच्छी रहने वाली हैं। कन्या राशि की बात करेंगे तो बुध व्यापारी है, तो व्यापार के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि की अगर हम बात करेंगे तो आपका स्वामी शुक्र है। तुला राशि के ऊपर कोई बुरा ग्रह नहीं है। हाँ, इतना है कि सिंह राशि की, जैसे मैंने बताई, आपको शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तुला राशि के ऊपर कोई इस प्रकार का नेगेटिव प्रभाव नहीं है। वृश्चिक राशि वालों को खुश होना है कि आपके ऊपर 2025 पॉजिटिव है, क्योंकि आपके ऊपर जो 2.5 साल से शनि की ढैया चल रही थी वो हट जाएगी, आपके लिए एक पॉजिटिव साइन। धनु राशि वालों के लिए थोड़ी चिंता है, क्योंकि 2.5 साल के लिए शनि की ढैया आपके ऊपर लग रही है, तो इसलिए आपको शनि के मंत्रों का जाप तो करना ही पड़ेगा धनु राशि वालों को, क्योंकि आपका 29 मार्च से शनि की जो ढैया है वो चालू हो जाएगी। मकर राशि वालों को 29 मार्च से फ्री। मकर राशि के ऊपर जो पिछले 2.5 साल से शनि दुखी कर रहा था, आपको टेंशन दे रहा था, वहाँ से आप फ्री हो जाते हैं, यानी 7.5 आपसे खत्म हो जाएगी, अब 30 साल बाद लगेगी। कुंभ राशि के ऊपर पैरों पर शनि की 7.5 आएगी, तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए कष्ट है। मीन राशि के ऊपर ये कह सकता हूँ कि 18 मई तक तो कष्ट है। 18 मई के बाद में फिर ये कष्ट कम हो जाएगा। शनि की 7.5 आपकी छाती के ऊपर आ जाएगी, तो हेल्थ से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। शनि का उपाय करते रहिएगा, काले कपड़े आपको नहीं पहनने। तो ये थी 12 राशियों की आपकी 2025 की स्थिति। गुरुजी, एक अंक ज्योतिष को लेकर भी बहुत प्रचार प्रसार 1 से लेकर 9 तक, तो ये अंक ज्योतिष का मूल क्या है? क्या ये वैदिक ज्योतिष से ही निकला हुआ है या क्या? स्टार्टिंग में अंकों का विज्ञान आया था, ज्योतिष का विज्ञान बाद में रिसर्च हुआ। अच्छा। क्योंकि जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई जी। तो आदमी अनजान था, आदिवासी रूप में था, तो सबसे बड़ा चमकता हुआ सितारा एक ही था उस समय पर, सूर्य। तो सूर्य को हम ऐसे देखते थे उंगली करके, तो इसलिए 1 नंबर बन गया। अच्छा। याद करने के लिए 1 नंबर ऐसे बना दिया, सबसे पावरफुल था वो जी। और इस बात को ऋषियों ने समझा कि सब कुछ इसी के द्वारा चल रहा है, प्रकृति, नेचर, घास, पानी, फूल, सब कुछ इसी से। तो 1 नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है जो सूर्य का नंबर होता है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में सबसे पहले नंबर आए थे। नंबर आए तो फिर एस्ट्रोलॉजी आई, नंबर आए तो गणित आई, नंबर आए तो भौतिक आई, नंबर आए तो रसायन शास्त्र आया, नंबर आने के बाद ही बाकी चीज़ें आई हैं। अब हम तो कहते हैं भारत में शून्य की खोज हुई और शून्य इसमें है ही नहीं। नहीं, शून्य बहुत पहले से था जी। क्योंकि मैंने कहा ना कि लोग अपने अपने तरीके से बात को रिप्रेजेंट करते हैं। आप तो बहुत बुद्धिजीवी हैं और हम दोनों जो बात कर रहे हैं उसके एक लॉजिक हैं। शून्य तो महाभारत काल में भी था, ऐसा नहीं है कि शून्य नहीं था। बिल्कुल नहीं होते तो 100 की गिनती कैसे होती कि 100 कौरव थे, बिल्कुल होता है ना जी। भाई? 100 कौरव थे ना, तो इसका मतलब शून्य था, वहाँ पर डबल शून्य था। फिर भी हमें अपने देश से प्रेम है। अगर हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई दशमलव की खोज, जीरो की खोज हुई है तो अच्छी उपलब्धि की बात है। तो ऐसे दूसरे नंबर पे चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है रात को, बिल्कुल, तो उसको 2 नंबर दिया। बृहस्पति तीसरे नंबर पे चमकता है। अच्छा। आज भी गांवों के अंदर हाँ। बृहस्पति को देख के समय की कैलकुलेशन कर लेते थे कि किसान खेत जोतने वाले। मुझे याद आता है अच्छा। कि हमारे चाचा थे तो खेत जोतने के लिए जाते थे तो बृहस्पति को देखते थे 3 बजे। अच्छा। अरे बृहस्पति यहाँ आ गए, 3 बज गए। उन्हें आइडिया था, तो बैलों को चारा वारा खिला करके अपना 4 बजे निकल जाते थे कि भाई, और वही टाइम होता था। मतलब पुराने लोगों को बृहस्पति की नॉलेज थी, तो उनको 3 नंबर दे दिया। ठीक है। ऐसे ही 4 नंबर राहु को दे दिया। हाँ। 5 नंबर बुध को दे दिया। बुध भी काफ़ी चमकीला प्लेनेट है। बिल्कुल। 6ठे नंबर पर शुक्र चमकता है, उसको 6 नंबर दे दिया। 7 नंबर नेपच्यून को दे दिया। 8 नंबर शनि को दिया और 9 नंबर
मंगल को दे दिया। तो ये नंबरों का प्रभाव भी हमारे शरीर पे होता है। तो मैं 2 नंबर हूँ मान लीजिए, हाँ। तो मुझ पे मून का ही प्रभाव होगा। मून का प्रभाव रहेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है। आप जो 9 महीने जिस प्रकार से 9 ग्रहों से प्रभावित हूँ वो तो 100% सटीक है। न्यूमरोलॉजी में 100% सटीकता आती नहीं है, क्योंकि मान लो 2 नंबर का प्रभाव आपके ऊपर है, चंद्रमा का प्रभाव है, और आपकी कुंडली में चंद्रमा मान लो पूर्णिमा का हुआ, चंद्रमा बड़ा पावरफुल है और आपका लकी नंबर 2 आ रहा है, तो हम तो ये बोलेंगे थोड़े इमोशनल रहेंगे, लेकिन आप तो बड़े डेयरिंग हैं, है ना। तो इसलिए इन दोनों में कंट्राडिक्शन आ गई। तो न्यूमरोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को दोनों को मिला करके अगर कोई प्रेडिक्शन करेगा तो ज़्यादा सटीक आएगा। अब इसमें एक और नई चीज जोड़ता हूँ, नई तो नहीं, वास्तु, क्योंकि आप वास्तुविद हैं। ये वास्तु क्या है और इसका जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बब्बी जी। वास्तु जो होता है, भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, उनको सुरक्षित रहने के लिए, इस प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए एक घर की जरूरत होती है। आपके बॉडी के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें घर मिलना चाहिए, ये भगवान ने कहा है। अब वो मधुमक्खियाँ बनाई हैं, मधुमक्खी के दिमाग में वास्तुकला डाल दी कि शहद कैसे रखना है, बच्चों को अंडे कहाँ देने हैं, आंधी तूफान बारिश शहद नहीं बहता उनका, है ना। कितना ज़बरदस्त वास्तु है उनका। बाया नाम की चिड़िया देखो जी, है ना, कैसे घोंसला बनाती है। एक और चिड़िया मैंने देखी थी कि बच्चों को रखने का घर बनाती है अलग, और सांप अगर घुस जाए तो उसको गुमराह करने का घोंसला उसका अलग होता है ना। चूहा कैसे बिल बनाता है, कबूतर कहाँ बैठता है, सब अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ऐसे मनुष्य को शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक घर की जरूरत होती है। उस घर में प्रॉपर वायु, उस घर में प्रॉपर धूप, उस घर में प्रॉपर मिट्टी अच्छी हो, उस घर में पानी की गति सही हो, उस घर के अंदर ये सारी चीज़ें 5 एलिमेंट जो होते हैं, 5 तत्व उस घर में अगर अच्छे हैं तो आदमी का शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर वहाँ एलिमेंट खराब हैं, अलग अलग दिशाओं में हैं, तो उस घर का एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो एनर्जी लेवल जैसे ही डिस्टर्ब होगा वैसे ही उस घर में रहने वाले व्यक्ति का एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होगा और वो बीमार हो जाते हैं। इसलिए वास्तु 5 एलिमेंट पे टिका हुआ है कि उस घर में प्रॉपर धूप, प्रॉपर हवा, प्रॉपर जगह पे अग्नि, प्रॉपर जगह पे जल, आपका ब्रह्मस्थान, ये सब चीज़ें प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। तो वो घर आपको सुखी रखेगा, बीमार नहीं रखेगा। नहीं तो मनुष्य अपने पॉल्यूशन से उसी घर में, उसी कमरे में बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कोण बना, इसका ज्योतिष से भी नाता हाँ है? बिल्कुल, ज्योतिष के साथ लिंक होता है इसका। अच्छा, होता है बिल्कुल, ज्योतिष का और वास्तु का चोली दामन का साथ है। अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा कमा रहे हैं आप, ऑफिस में जाके बड़ा फ्रेश फील करते हैं, लेकिन घर में आते ही आपका मूड खराब हो जाता है। इसका मतलब आपके शरीर का जो ऑरा है, आपके शरीर का जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग आपके घर में एनर्जी लेवल नहीं है, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपकी कुंडली के अनुरूप कि आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल कितनी हाई है, उसके हिसाब से आपके रूम को डिजाइन करते हैं। अच्छा, हाँ जी, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं जी, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, हाँ, तो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो आपको रूम बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए। आपने देखा होगा, आप तो जाते रहते हैं, मिनिस्टरों के बंगले देखिए, इनके रूम, इनके बेडरूम कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना। यानी हमारा तो पूरा ऑफिस से भी डबल ट्रिपल इनके जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ उनका। बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या है, उनका थिंक टैंक ज़्यादा होता है। अब मान लो 1000 स्क्वायर फीट का बेडरूम है किसी का, उसमें आप चौकीदार को सुला दो, उसको नींद नहीं आएगी। बेचैन रहेगा वो। उसको वही 4x4 का घोंसला चाहिए, उसका एनर्जी लेवल उतना है। तो ऐसे ही जो जितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, जितना बड़ा राइटर, जितना बड़ा ज्ञानी, जितना बड़ा साहित्यकार, उनके लिए उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। और जो तपस्वी होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, उनके लिए रूम की जरूरत नहीं है, वो खुले में करेंगे, झोंपड़ी में करेंगे, क्योंकि उनको अनलिमिटेड एनर्जी की ज़्यादा स्रोत चाहिए। ये होता है। अब मैं इस इंटरव्यू को अंत की ओर ले चलूंगा जी। और केवल एक सवाल से अंत करूंगा कि आपने अभी अपने चाचा जी का जिक्र किया। जी, आप ज्योतिष में कैसे आए, कैसे रुचि बढ़ी, कैसी यात्रा रही? मतलब
मैं आपको यात्रा तो ये बताता हूँ कि मैं जब बहुत छोटा था जी। तो चंद्रमा और सूर्य दो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। अच्छा। रात को चंद्रमा कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, सूर्य कभी छिप रहा है, कभी बंद हो रहा है, तो ये पता नहीं चलता था एक सिद्धांत क्या है। तो हमारे मंदिर था, एक महात्मा जी से पूछते थे कि भाई ये कहाँ चले जाते हैं। अब बचपना तो बचपना ही होता है, उसका तो कोई जी जी जी। हमके गए कहाँ, अभी दिन में तो दिख रहे थे, अभी कहाँ चले गए। तो वो बहका देते हैं, ये चंदा मामा हैं, ये फलाना है। धीरे धीरे समझ आया कि ये साइंस, टीचरों ने बताया कि ये साइंस का मैटर है। तो हमने फिर साइंस ले ली, साइंस पढ़नी शुरू की। आप उत्तराखंड से थे मूलतः? नहीं, मैं मथुरा, मेरा बॉर्न प्लेस अच्छा, था। मथुरा है। मथुरा। तो फिर मैंने साइंस ले ली। जी। साइंस लेने के बाद इसको समझा। हाँ। फिर 1982 के अंदर प्रगति मैदान में एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी थी, साइंस एग्जीबिशन। अच्छा। उसमें मुझे सिलेक्शन हुआ और मैंने उस समय यूनिवर्स को बनाया था। और उसमें मुझे अवार्ड मिला था। अरे वाह। यूनिवर्स की आणविक थ्योरी कि ये ग्रह कैसे चलते हैं, हाँ। ग्रह कैसे टिके हुए हैं और ग्रहों का आपस में संबंध क्या है और सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह कैसे काम करते हैं। 82 के अंदर मैं 12वीं में था उस समय, शायद साइंस का स्टूडेंट था। वहाँ से मेरी ये यात्रा शुरू होती है। तो मुझे एस्ट्रोनॉमी का तो क्लास से ही शौक था। फिर मैं इसके ज्योतिष के साथ इसको लिंक करने लगा, ज्योतिष की किताबें पढ़ने लगा कि इसका एस्ट्रोनॉमी का एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या संबंध है। तो धीरे धीरे फिर ज्योतिष की किताबें पढ़नी शुरू करी। परिवार में पहले ज्योतिषी नहीं, थे? कोई नहीं था, मैं अकेला ही, बस कोई भी ज्योतिषी नहीं था। अच्छा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसको अध्ययन किया। फिर कुंडली बनानी सीखी कि कुंडली को अंतरिक्ष के साथ जोड़ना शुरू किया और इतनी ज़्यादा स्टडी कर ली फिर इसके ऊपर। फिर मुझे लगा ये तो बड़ा परफेक्ट विज्ञान है। और परफेक्ट विज्ञान है तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया इसको। जी। मैंने लोगों की कुंडली नहीं देखी, मैंने पढ़ाना शुरू किया था इसको। मैं ट्यूशन पढ़ाता था और इसकी प्रोफेशनल लाइफ में मेरा आना ऐसे हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैं पढ़ाता था। एक जर्मन महिला आती थी, यहाँ पर एक्सपोर्टर थी वो, यहाँ कपड़े का काम करवाती थी, उसको हिंदी आती थी। उसको लगा कि ये ज्योतिषी हैं, तो इंडिया की ज्योतिष की बड़ी वैल्यू है बाहर। तो उसने आके मेरे से पूछा कि आप ज्योतिषी हैं? मैंने कहा हाँ। कहता मेरे बारे में बताएंगे? मैंने कहा पूछो। मैंने उसके बारे में बताया, कुंडली देख करके फर्स्ट जी। पहली प्रोडक्शन मेरी इंटरनेशनल थी। और मैंने कहा मैडम आपके साथ तो ऐसे ऐसे हुआ है। हाँ। कि आपके पति की डेथ हुई है क्या? बोला हाँ, वेरी ट्रू। मैं तुमने शादी नहीं करी होगी? बोला नहीं। ऐसे ऐसे मैंने जब बताया तो उसने मुझे 1100 रुपये 92 में दिए थे। जी। बोनी हो गई। बोहनी हुई और तब से मैंने 1100 फीस रख ली फिर। अरे वाह। उसके बाद ऐसे शुरुआत हुई, फिर मैं पढ़ाता रहा। 2000 में आस्था टीवी शुरू हो गया था जी। और उससे पहले केबल टीवी आता था, सिटी केबल। तो सिटी केबल पे हमारे वीडियो चलते थे। फिर आस्था पर एक माधव कांत जी होते थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, ऑडिशन लिया। उन्होंने कहा ठीक है यार तुम्हें सेलेक्ट करते हैं। फिर आस्था टीवी पर हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ और 18-20 साल हम लगातार आस्था पे चले। और फिर आप लोगों को इतना प्यार मिला कि सभी बुद्धिजीवियों का, तो ईश्वर ने यहाँ पहुँचा दिया। तो वो ज्योतिष, अब चूंकि आपने इतनी लंबी, क्या ज्योतिष आज बदल चुका है? क्या चुनौतियां हैं ज्योतिष की? नहीं, ज्योतिष बदला तो नहीं, ज्योतिष वही है। सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो ज्योतिष को तोड़ मरोड़ करके, गुमराह करके पब्लिक को अपना पेट भर रहे हैं और साथ में अपने को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ही दिन की बात है, ये सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि ज्योतिष का जो स्वरूप है ना, वो तो नहीं बदल सकता। वो तो कुंडली रहनी है, नक्षत्र 27 नक्षत्र रहने हैं, 12 राशियां रहनी है। आज भी एक्यूरेसी के लिए लोग हमारे पास ही आते हैं। आज हमसे उपाय पूछने नहीं आते जी ये उपाय बता दो, फुर्र कर दो, ऐसे कर दो, जूते मार दो, फलाना कर दो, शहद की कटोरी में ये डाल दो, वो सब चीज़ें नहीं। साइंटिफिक इसके 6 ही उपाय होते हैं। आयुर्वेदिक उपाय है इसका कि अगर आपकी बॉडी में किसी ग्रह की कमी की वजह से सप्लीमेंट कम हो गया तो आप दवाई लीजिए। ठीक है। आयुर्वेद की लो, होम्योपैथी लो, एलोपैथी लो। मंत्र का विज्ञान है जो वाइब्रेशन का विज्ञान है कि अगर आप वाइब्रेशन से, तरंगों से अपने उस ग्रह की गति को ठीक कर सकते हो। एक योग का विज्ञान है, एक हवन और यज्ञ का विज्ञान है। क्योंकि जब आप अग्नि के चारों तरफ और जड़ी बूटियों की आहुतियाँ देते हैं तो
तो आपका ऑक्सीजन लेवल, एनर्जी लेवल हाई होता है। और कुछ पेड़ पौधों की पूजाएं होती हैं, जिससे जैसे पीपल के पेड़ के नीचे हम भेजते हैं, क्योंकि वो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाएगा तो आधी बीमारियां आपकी ठीक हो जाती हैं। दान, धर्म, पुण्य, दान करने से दुआ मिलती है। नग हैं, ये कलर थेरेपी का सिद्धांत है। तो ये उपाय हैं साइंटिफिक, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता। बाकी के जितने भी उपाय जो बोले जाते हैं, वो उपाय सिर्फ अपनी टीआरपी और अपने इंस्टा को ऊपर करने के लिए हैं। इनका एक्चुअल ज्योतिष के साथ कोई लिंक नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इस साक्षात्कार को इसी नोट पे ख़त्म करेंगे कि ज्योतिष के जो उपाय अभी आपने बताए, गुरुजी ने जो बताए, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने ज्योतिष को क्या है, शॉर्टकट बना लिया है। हमने ज्योतिष को ऐसे बना लिया कि टैबलेट खाएंगे और बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जो वेदों से आता है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिससे पूरे ब्रह्मांड की गणना की जाती है और उसके एक अंश से फलित ज्योतिष यानी आपके जीवन, आपके भाग्य के बारे में बताया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये इंटरव्यू आपने यहाँ तक देखा होगा। हमारा उद्देश्य यही था कि हम ज्योतिष को लेकर जितने सवाल हो सके उतने पूछें। हालांकि और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चूंकि समय की मर्यादा है तो मैं कोशिश करूंगा मैं फिर से आगे और बहुत सारे जो विषय हैं उन पर लेकर गुरुजी का समय लूं और आपके सामने ले आऊं। धन्यवाद।